हाँ जी, इंडिया और जिम्बाब्वे का 30-20 मैच हो चुका है और इस मैच में ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने को। इंडिया ने जिम्बाब्वे को 23 रन से हराया, बट ये मार्जिन ऑफ विक्ट्री बहुत कम था। जिस तरीके से जिम्बाब्वे इंडिया के बहुत क्लोज आ गया था, ये बहुत कम था। और जिस तरीके की कैप्टनसी हुई है, इस पे मेजरली बात होनी चाहिए। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल के मैच में ध्रुव जुरेल को, साई सुदर्शन को, रियान पराग को और मुकेश कुमार को ड्रॉप किया। अब ये जिस तरीके का मैनेजमेंट है, कल ऐसा नहीं है कि हमने ग्राउंड में गंदा परफॉर्मेंस दिया। कल हमने जो टीम उतारी थी ग्राउंड में, वो ही सही नहीं थी। जिस तरीके का हमारा प्लेइंग 11 था, कल हमने यशस्वी जायसवाल को खिला लिया, फिर शिवम दुबे को खिलाया, संजू सैमसन को खिलाया और खलील अहमद को एक बार फिर से टीम में जगह मिली। अब ये तीनों चलो ठीक है, ये सारे डिसीजन सही है, लेकिन इनके जगह पे निकाला कौन गया? रियान पराग पहले मैच में बैटिंग आई, नहीं अच्छा कर पाए, सेकंड मैच में बैटिंग ही नहीं आई। और साई सुदर्शन अगर सेकंड T20 में उनको डेब्यू कराया था, तो इस मैच में निकाला क्यों? अब ये जिस तरीके का अप्रोच इस टीम के मैनेजमेंट ने और इस टीम के कैप्टन ने रखा है, अब ये एक कंट्रोवर्शियल चीज है। ईशान किशन ने अपने इंटरव्यू में एक जगह कहा है कि उन्हें जो मेंटल फटीग हो रहा था, अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी टीम में उनकी जगह नहीं बन रही थी, उन्हें बार बार बेंच पे बैठाया जा रहा था, जो कि सही भी है। अगर उनके जगह मैं होता तो शायद मैं भी ऐसा ही फील करता। 200 मारने के बाद अगर कोई प्लेयर बेंच पे बैठ जा रहा है, और उस टाइम पे टीम इंडिया ने रोहित शर्मा और शुभमन गिल इन दोनों राइट हैंडेड बैट्समैन को चूज किया कि ये हमारी टीम के लिए ओपनिंग करेंगे। अब कल के मैच में कॉम्बिनेशन इस तरीके से हो सकता था कि यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते। अब मैं इस चीज पे भी अग्री करता हूं कि अभिषेक शर्मा मतलब किसी भी नंबर पे भेज के उनसे परफॉर्मेंस उस तरीके की निकाल सकते, लेकिन अभिषेक शर्मा फिट कहां पे होते? या तो वो सीधा ओपनर में, या फिर वो 15 ओवर के बाद। क्योंकि जिस तरीके का उनका फॉर्म है, जिस तरीके से वो गेम को अप्रोच करते, वो गेम को चलाने की कोशिश नहीं करते। उनका गेम है बहुत फ्री फ्लो। तो उनके गेम को जो पोजीशन सूट करती है वो होती है कि ओपनिंग या फिर वो मिडिल ऑर्डर में कहीं आए। नंबर 3 के बैट्समैन तो नहीं है। हमने पूरा वर्ल्ड कप यही बोला है कि ऋषभ पंत नंबर 3 का बैटर नहीं। हमने इस वर्ल्ड कप में हमारे प्लेयर्स को आउट ऑफ द रोल उन्हें या फिर आउट ऑफ द कैरेक्टर उन्हें परफॉर्म करने पे मजबूर किया। विराट कोहली को हमने ओपनिंग में डाल दिया। आईपीएल में फ्लैट पिचेस थी, वहां पे अच्छा परफॉर्म चलो ठीक है कर लिया, बट ऋषभ पंत नंबर 3 का बैट्समैन नहीं है, वो भी एक आईसीसी इवेंट में और वर्ल्ड कप जैसी स्टेज में तो बिल्कुल नहीं। हमने पूरा वर्ल्ड कप देख लिया कि ऋषभ पंत ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया और T20 में उनका एवरेज क्या है ये सबको पता है। पहले तो क्वेश्चन ही ये हो रहा था कि T20 में ऋषभ पंत की जगह बन रही है कि नहीं बन रही, क्योंकि उनका एवरेज जिस तरीके का है उस हिसाब से उनकी जगह नहीं बन रही थी। अब ईशान किशन की अगर हम बात करें तो ईशान किशन ने हर मैच में अपना बेस्ट दिया है। मतलब 200 मारे थे उन्होंने, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो हमारा मैच चला था, जो 2 दिन चला था, उसमें केएल राहुल के साथ बहुत ही मेजर पार्टनरशिप की थी ईशान किशन ने। तो ईशान किशन के साथ जब इस तरीके से हो सकता है, अब अभिषेक शर्मा के साथ सेम चीज हो रही है। सेकेंड मैच में 47 बॉल पे 100 मारने के बाद थर्ड मैच में थर्ड T20 में शुभमन गिल अपनी जगह छोड़ने के बजाय, यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा से ओपनिंग करवाने के बजाय, शुभमन गिल ने अपनी जगह ही नहीं छोड़ी। जबकि इस मोमेंट में अगर शुभमन गिल कैप्टन ना होते तो उनकी टीम में ही जगह नहीं बन रही। आप लोग शायद इस बात से अग्री ना करो, बट ये फैक्ट है कि शुभमन गिल की T20 टीम में जगह ही नहीं बन रही। अगर वो नंबर 3 खेलने नहीं आता है, शुभमन गिल नंबर 3 का ही बैट्समैन अब लग रहा है, और नंबर 3 ही खेलना चाहिए शुभमन गिल को, जिस तरीके के प्लेयर्स हमारे पास ओपनिंग में है। अब ये उस तरीके की बात है कि हमारे पास लैम्बोर्गिनी पड़ी है, हमारे पास पोर्शे पड़ी है, और हम उनको ना खिला के हम मारुति 800 पे ध्यान दे रहे हैं। हम मारुति 800 से लैम्बोर्गिनी वाला काम करवाना चाहते हैं, तो वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी, ना लैम्बोर्गिनी से आएगी ना मारुति 800 से आएगी। तो जो इन प्लेयर्स का कैरेक्टर है, जो रोल है, उनको उसी पे रहने दे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और ये जिम्बाब्वे के साथ सीरीज है, यहां पे अगर ये लोग बोल्ड नहीं खेल पाएंगे, यहां पे अगर बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो यार फिर कहां लेंगे? जिम्बाब्वे के अगेंस्ट शुभमन गिल ने जिस तरीके से खेला है, 49 बॉल पे 66 रन बनाए, और जिम्बाब्वे के तरफ से जिम्बाब्वे के हार्दिक पांड्या ने 49 बॉल पे 65 रन नॉट आउट बनाए। अब इन दोनों की इनिंग में डिफरेंस क्या है? अब इन दोनों की इनिंग में से बेटर इनिंग कौन सी है? ऑब्वियसली वो जिम्बाब्वे के प्लेयर की है, क्योंकि उस बंदे ने 19 पे जब जिम्बाब्वे के 3 विकेट डाउन थे, वो वहां पे बैटिंग कर रहा था, और उसके बाद सिकंदर रजा जब आउट होके गए, तब वो 7 बॉल पे 3 रन बना के खेल रहा था। वहां से 49 बॉल पे 65 पे नॉट आउट जाना, और उस स्टेज पे अपनी टीम को लेके आना जहां से एक रिस्पेक्टेबल वे में वो लोग हार के गए। और शुभमन गिल ने जिस तरीके की इनिंग खेली है, उस तरीके की इनिंग की वजह से इंडिया के लाले पड़ गए थे कि इंडिया 180 पार कर जाए।
ऋतुराज गायकवाड़ की इनिंग कमाल की थी। तो ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरीके से खेलते, अगर वो अपने ही गेम प्लान के हिसाब से खेलते, जैसे वो इनिंग को बिल्ड करके फिर बाद में अपनी इनिंग को पेस देते, उस तरीके से अगर खेलते तो कल इतना स्कोर बन ही ना पाता। और फिर संजू सैमसन को 7 बॉलें मिली और रिंकू सिंह को 1 बॉल मिली। अब जब शुभमन गिल के पास एज अ कैप्टन या फिर इंडिया टीम के पास जब इतने प्लेयर्स बचे थे, 17वें ओवर तक शुभमन गिल 49 पे 66 बना के खेल रहे, और ऐसा भी नहीं था कोई कोलैप्स नहीं हुआ था, कोई भी कोलैप्स नहीं हुआ था। हम 3 ओवर में 41 के स्कोर पे थे। वहां से हम पावर प्ले पे खत्म कहां करते हैं, हम 51 या 52 के अराउंड खत्म करते हैं हमारा पावर प्ले। 3 ओवर में 41 और पावर प्ले हमारा खत्म होता है 51-52 पे। जिस तरीके से शुभमन गिल ने बैटिंग की है, ये एक ओपनर की बैटिंग नहीं है। या फिर T20 फॉर्मेट में वर्ल्ड वाइड जिस तरीके से टीम ओपनिंग कर रहे हैं या फिर वो ओपनिंग करना चाहते हैं, वो इस तरीके की ओपनिंग नहीं है। और मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही कि इंडिया के पास बहुत टाइम तक दोनों राइट हैंडेड ओपनर थे। अब कल के मैच में अगर दोनों लेफ्ट हैंडेड ओपनर अगर वो ओपनिंग कर लेते, शुभमन गिल 3 नंबर पे आ जाते, तो क्या बिगड़ जाता। और ये सब कुछ हुआ ही इसलिए है क्योंकि शुभमन गिल की टीम में जगह नहीं बन रही, उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, बहुत सारा प्रेशर है उनके ऊपर। गुजरात टाइटंस के लिए वो अच्छा नहीं कर पाया आईपीएल में, उसके बाद वर्ल्ड कप में जगह नहीं बनी, और अब जब टीम की कैप्टनसी उनको मिली है और ये जिस तरीके की कैप्टनसी हो रही है, मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा ज्ञान वाला पार्ट है। इस दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जेन्युइन पार्टी, एक होते हैं जबरदस्ती घुसेला पार्टी, और एक होते हैं नो ऑप्शन पार्टी। अब शुभमन गिल इस मोमेंट पे जबरदस्ती घुसेला पार्टी लग रहे कि नहीं लग रहे। जहां पे उनकी ओपनिंग पे जगह नहीं बन रही है, वहां पे वो सिर्फ कैप्टन होने की वजह से जबरदस्ती वहां पे घुस रहे और एक जेन्युइन ओपनर को खराब कर रहे। यही सारी चीजें एक प्लेयर के मेंटल हेल्थ को खराब करती है। ईशान किशन के साथ यही हुआ है। अगर मैं और आप ईशान किशन की जगह होते तो हम भी यही सोचते कि एज अ प्लेयर मेरा जो रोल है या फिर मेरा जो परफॉर्मेंस है या फिर जो मेरे हाथ में, मैं वो सब कर रहा हूं, फिर भी मैं टीम के साथ सिर्फ ट्रेवल करता जा रहा हूं और मैं सिर्फ बेंच पे बैठा हूं। ये भी फैक्ट है कि एक कंट्री जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, वहां पे इतने सारे ऑब्स्टिकल को पार करके आना और उस बेंच पे बैठना, ये भी बहुत बड़ी बात है। बट इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि जब एक बंदा अपना 100% दे रहा है, अपने कमिटमेंट शो कर रहा है, अपने आप को प्रूव कर रहा है, उसके बाद भी अगर टीम में उसकी जगह ना बने तो एक बंदा मेंटली फ्रस्ट्रेट होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके की चीजें अगर वो हैंडल नहीं कर पाया, तो बीसीसीआई का भी ये इस तरीके का रवैया कि ईशान किशन की जगह नहीं बन रही है जिम्बाब्वे वाली टीम में भी, ये बहुत स्ट्रेंज है। ऐसा नहीं है कि ईशान किशन ने इंडिया के लिए बहुत अच्छा नहीं किया या फिर परफॉर्मेंस नहीं दी है। बहुत टाइम तक ईशान किशन ने टीम के साथ ट्रैवल किया, अपनी बारी का बहुत पेशेंटली वेट किया, और जब नहीं हो पाया, एक मेंटल ब्रेक अगर उसने मांगा भी है, तो इतनी नाराजगी, अब दोनों साइड में कौन गलत है कौन सही है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इस मोमेंट पे शुभमन गिल की एज अ ओपनर जगह नहीं बनती, T20 में स्पेसिफिकली जगह नहीं बनती। और अगर इस तरीके की इनिंग यहाँ पे वैलिड है, अगर कोई ये कहता है कि शुभमन गिल की ये इनिंग जस्टिफाइड है और ये वैलिड है, तो भाई हमारे जो 2 प्लेयर रोहित शर्मा और विराट कोहली जो रिटायर होके गए, क्या वो बुरे थे? इससे बेटर इनिंग खेलते थे वो, इससे बेटर स्ट्राइक रेट होता था। उसके बाद भी विराट कोहली के तो 150 के स्ट्राइक रेट को भी क्रिटिसाइज किया, 160 के स्ट्राइक रेट को भी क्रिटिसाइज किया, ये तो फिर भी 135 या 140 के अराउंड स्ट्राइक रेट है। तो इसके बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा? और जिम्बाब्वे जैसी टीम के अगेंस्ट अभिषेक शर्मा को 3 नंबर पे भेजना, जबकि 47 बॉल पे उसने सेंचुरी मारी थी। अब यही 47 बॉल अगर अभिषेक शर्मा खेल जाता, एक ऑड डे पे हो सकता है कि अभिषेक शर्मा भी 47 बॉल पे 55 बनाता। अब जिस तरीके की पिच थी, इस पिच पे अभिषेक शर्मा 49 बॉल पे 66 ही बनाए, ये हो ही नहीं सकता। और 17 ओवर तक अगर अभिषेक शर्मा बैटिंग करता तो ये स्कोर 200 के नीचे रहता ही नहीं। और जिस किसी ने भी कल का मैच देखा उन सबको पता है कि जिस तरीके की फील्डिंग जिम्बाब्वे ने की है, अगर जिम्बाब्वे ढंग की फील्डिंग करता तो इंडिया आराम से 25 से 30 रन शॉर्ट रहता। बेयर मिनिमम बता रहा हूं, 25 से 30 रन शॉर्ट रहता। और हमारे बॉलर जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, आवेश खान जिस तरीके से पिटा है, और रवि बिश्नोई 2 मैच अच्छा खेलने के बाद कल बहुत एक्सपेंसिव गया, कल विकेट भी नहीं मिला, बट स्टिल जिस तरीके की बॉलिंग उन्होंने कराई कल, वो थोड़े से फॉर्म में नहीं दिखे। और वॉशिंगटन सुंदर ने सही बॉलिंग कराई, 4 ओवर में 15 रन देके 3 विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच वॉशिंगटन सुंदर को मिला है, और बहुत सही था कि मैन ऑफ द मैच वॉशिंगटन सुंदर को मिला। बट कैप्टनसी की अगर बात करें तो बहुत डरी हुई कैप्टनसी, बहुत ही लेम कैप्टनसी मैं इसको बोलूंगा, ये सही तो नहीं था। और अभिषेक शर्मा का इंटेंट बहुत अच्छा लगा, भले ही 9 बॉल पे 10 रन बना के गए, बट जिस तरीके का इंटेंट था, हर बॉल पे अटैक करने की कोशिश, हर बॉल पे मारने की कोशिश, अपने गेम को बदलने की जरूरत ही नहीं है।
हमें बहुत टाइम के बाद एक इस तरीके का ओपनर मिला है जो जब चलेगा तो वो कमाल चलेगा। हम सहवाग पाजी की बैटिंग पे ऐसे ही बोलते थे कि सहवाग जिस दिन मारना शुरू करेगा, जिस दिन उनका दिन होगा, वो कमाल मार के जाएंगे। और बॉलर्स भी इस तरीके से ही आते थे कि अगर इसका दिन रहा तो हम बहुत पिटने वाले। युवराज सिंह से लोग डरते थे, ब्रेटली तक ने बोला है अगर मुझे किसी को बॉलिंग कराते हुए डर लगता था तो युवराज सिंह था। और हमें बहुत टाइम के बाद एक ऐसा यंगस्टर मिला है जो कि डरता नहीं है, जो कि सिचुएशन कैसी भी हो, ओपनिंग करने आया वो पावर प्ले को फुली यूटिलाइज करके जाएगा। और हमें इस तरीके का ही ओपनर चाहिए। रोहित शर्मा यही बेंचमार्क सेट करके गया और शुभमन गिल जैसा कैप्टन ये अपनी जगह बचाने के लिए अभिषेक शर्मा को नीचे कर दिया और साई सुदर्शन को क्यों बाहर निकाला, उसे डेब्यू हुई क्यों कराया। पॉइंट ये है कि डेब्यू हुई क्यों कराया। आवेश खान का ये कहना था पोस्ट मैच में कि शुभमन गिल बॉलर्स कैप्टन है। अब ये किस तरीके का बॉलर्स कैप्टन हो गया कि ये बॉलिंग में एक बॉलर शॉट लेके चल रहा है। और अगर कोई ये बोलता है कि शुभमन गिल ऑलराउंडर तैयार कर रहा है तो नहीं भाई। पहला मैच हारने के बाद शुभमन गिल ने बैटर बढ़ा लिए थे। पहले मैच के बाद ही शुभमन गिल ऑलरेडी बैक फुट पे खेल रहा है, एक बैटर एक्स्ट्रा के साथ खेल रहा है। और थर्ड T20 में भी सेम एक बैटर एक्स्ट्रा के साथ खेल रहा है। बॉलिंग हमारे पास 4 ही मेन स्ट्रीम बॉलर है, रवि बिश्नोई, आवेश खान, खलील अहमद और वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर भी ऑलराउंडर है, बट स्टिल अगर मेन स्ट्रीम बॉलर की बात करें तो अभी इंडिया के पास यही 4 है। और अगर इन चारों के ओवर हम देख ले तो ये 16 ओवर ही करा सकते। उसके बाद बचता कौन है? अभिषेक शर्मा, वो भी अच्छा खासा पिट के गए। फिर कल शिवम दुबे से भी बॉलिंग कराई, वो भी अच्छा खासा पिटे। तो मुझे तो नहीं दिखता कि ये बॉलर्स कैप्टन है। अपने बॉलर्स पे वो बिलीव भी नहीं है कि फुल बॉलिंग साइड के साथ जाए। और जिम्बाब्वे जैसी टीम के साथ अगर इस तरीके से एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाना पड़ रहा है तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। ये ऑलरेडी पहला मैच हारने के बाद बैकफुट पे खेल रहे हैं। अब ये माइंडसेट की बात है। शुभमन गिल का है ये कैप्टनसी माइंडसेट। एटलीस्ट मुझे तो अब ये लगने लग गया है कि शुभमन गिल को हम नेक्स्ट कैप्टन देख रहे थे, अब थोड़ा सा डाउटफुल है। अब मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके की कैप्टनसी शुभमन गिल कर रहा है, मतलब अपनी जगह बचाने के लिए अगर किसी कैप्टन को खेलना पड़े तो फिर मामला बहुत गड़बड़ है। तो लेट्स सी अगले मैच में क्या होता है। और उधर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच चल रहा है जिसमें जिमी एंडरसन अपना लास्ट टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब जिमी एंडरसन 700 विकेट लेके खेल रहे थे, कल 1 विकेट लिया तो 701 हो गए। और अगर 7 विकेट और ले लेते हैं तो वो 708 पे पहुंच जाएंगे और वो शेन वॉर्न की शायद से बराबरी कर ले। और कल गस एटकिंसन, इस बंदे ने अपना डेब्यू किया और पहले ही डेब्यू मैच में, पहले ही टेस्ट मैच पे बंदे ने 7 विकेट लिए वेस्ट इंडीज के। तो क्या कमाल का डेब्यू हुआ है। और इंग्लैंड भी बैटिंग करते हुए 3 विकेट शायद गिर गए थे। जो रूट बैटिंग कर रहा था, हैरी ब्रुक बैटिंग कर रहा था। तो लेट्स सी उस मैच में भी क्या होता है। और अब नेक्स्ट मैच के बाद मिलेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बारिश का मौसम आ चुका है तो आपके घर के आसपास अगर स्ट्रीट एनिमल शेल्टर लेने के लिए आते तो प्लीज़ उन्हें भगाए नहीं, और हो सके तो उन्हें कुछ खाने को दे, इससे उनकी बहुत हेल्प होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।